बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारे दिन की थकी हारी अंधेरा फैलने के बाद घर गई थी। मैं इस कदर थक चुकी थी कि अब बैठा भी नहीं जा रहा था। सोचा था कि घर जाते ही खाना खाकर सो जाऊंगी, मगर मैं कहाँ जानती थी कि शायद सुकून मेरे नसीब में ही नहीं है। मैं घर गई तो अम्मी मुंह फुलाए बैठी थी। मैं जल्दी से उनके पास गई और बोली, अम्मी क्या बात है, आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। अम्मी के माथे पर बल उभरे थे। वो कहने लगी, अरे रहने दो, तुम्हें हमारी क्या परवाह। तुम तो मुलाजमत करती हो, हम पर एहसान है तुम्हारा। तुम घर का राशन चला रही हो, अब हम जिए या मरे तुम्हें इससे क्या। मैं घबरा गई और बोली, नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है, आप मुझे बताएं कि हुआ क्या है। अम्मी कहने लगी, तुम्हें 2 दिन से कह रही हूं कि नाजिया की तबीयत खराब है, उसे अपने अस्पताल चेकअप के लिए ले चलो, मगर तुम्हारे कान पर तो जू भी नहीं रही थी। मैंने अपना माथा पीट लिया था। मैं बोली, अम्मी आपको पता है ना कि मैं एक नर्स हूं, मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट के साथ काम करती हूं। हमारे अस्पताल में हामला औरतों का ही इलाज किया जाता है। आम नज़ले और बुखार वाले मरीज डॉक्टर शाजिया नहीं देखती। मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप नाजिया को खुद से अस्पताल ले चले। अम्मी बोली, मैं क्या करूं, वो भी तुम्हारी ही बहन है। जैसे तुम किसी की नहीं सुनती, वैसे ही तुम्हारी बहन भी किसी की नहीं मानती। मैं उसे जब कहती हूं कि डॉक्टर के पास चलो तो वो हत्ते से ही उखड़ जाती है। कहती है दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तो बाजी के साथ ही डॉक्टर के पास जाऊंगी। मैंने अम्मी को दिलासा दिया और बोली, आप फिक्र न करें, मैं कल उसे लाजमी ले चलूंगी। अब आप मुझे ये बता दें कि क्या बनाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। अम्मी कहने लगी, कुछ भी नहीं बना, बहन तुम्हारी बीमार पड़ी है और मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं घर के कामकाज करती फिरूं। जाओ जाकर कुछ पका लो, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। मैंने सर हिला दिया और उठकर अबाया उतारा और हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई थी। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मेरी जिंदगी बहुत कठिन थी, मगर मेरी तकलीफ तो किसी को नजर ही नहीं आती थी। काश अब्बू हमें छोड़कर ना गए होते, काश मौत की देवी उन पर इस कदर जल्दी मेहरबान ना हुई होती, तो आज ये हालात ना होते। मैं घर की बड़ी बेटी थी, एफएससी कर चुकी थी, डॉक्टर बनने का बहुत शौक था मुझे। अब्बू ने वादा भी किया था कि कुछ भी करके तुम्हें मैं डॉक्टर की तालीम जरूर दिलवाऊंगा, मगर वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए और मुझे अपनी तालीम अधूरी छोड़कर मुलाजमत करना पड़ी थी। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि मुझे एक अस्पताल में ही नर्स की मुलाजमत मिल गई थी। डॉक्टर तो मैं नहीं बन पाई थी, मगर मैं इसी में खुश थी कि अस्पताल में मुलाजमत कर रही थी। मुझे ये मुलाजमत करते हुए 4 बरस बीत चुके थे। घर का बोझ मेरे ही कंधों पर था। मैंने नाजिया को पढ़ाया लिखाया। बीए के बाद अब उसने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। अम्मी उसकी शादी के लिए परेशान रहती थी। अक्सर मेरे साथ अपनी परेशानी शेयर करती थी कि बताओ अब मैं क्या करूं। नाजिया की उम्र गुजरती जा रही है, उसके लिए मुनासिब रिश्ता कहां से तलाश करूं। और तब मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता था कि अम्मी, क्या आपको मैं नजर नहीं आती? मैं तो नाजिया से भी 2 साल बड़ी हूं। मेरे तो सर के बाल भी सफेद होने लगे हैं। एक दिन अम्मी ने मेरे सामने फिर से नाजिया की शादी का जिक्र छेड़ा तो मैं बोली, अम्मी आप मेरे मुतालिक कुछ क्यों नहीं सोचती? अम्मी बोली, मनाहिल, तुम्हारी फिक्र मुझे नहीं है, तुम अपना कमाती हो। मैं अगर मर भी गई तो तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। असल परेशानी तो मुझे नाजिया की है। अब मैं अम्मी से कैसे कहती कि मैं ये जॉब बड़ी मजबूरी के तहत कर रही हूं। मैं भी ब्याह करना चाहती हूं, अपना घर बसाना चाहती हूं। वो दिन कितना अच्छा होगा ना, जब मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे जिनकी परवरिश मेरे जिम्मे होगी और घर का राशन पानी मेरे शौहर के जिम्मे होगा। मुझे 2-2 बसें बदलकर मुलाजमत पर नहीं जाना पड़ेगा। खैर ये सब बातें मेरे दिल में ही थी, मैं इनको जबान पर लाने की हिम्मत ही नहीं कर पाती थी। मैं किचन में खड़ी प्याज काट रही थी और साथ साथ रोती चली जा रही थी। मैंने पुलाव बना लिया था क्योंकि उस वक्त मैं बहुत थकी हुई थी। रोटी और हांडी नहीं बना सकती थी। अगले दिन मैंने अस्पताल से छुट्टी कर ली थी। बहन को डॉक्टर के पास लेकर जाना बहुत जरूरी था। मैंने नाजिया से कहा कि तुम तैयार रहो, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। मेरी बात सुनकर वो बहुत घबरा गई थी। कहने लगी, नहीं बाजी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मैं बोली, अगर तुमने ठीक होना होता तो अब तक हो चुकी होती। मुझे इल्म हो गया है कि तुम्हारा ये बुखार दवाई के बगैर ठीक नहीं होना। नाजिया बोली, बाजी आप किसी क्लिनिक से मुझे दवाई ला दें, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि घर से बाहर निकल सकूं। मैं बोली, नाजिया बस बहुत हो गया है, फजूल बातें करना छोड़ दो, मैंने तुम्हारे खातिर छुट्टी की है।
और इस छुट्टी की वजह से मुझे इस महीने तनख्वाह भी पूरी नहीं मिलेगी। चलो अब उठो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नाजिया रोने लगी थी, मगर मैंने उसकी रोने की कोई परवाह नहीं की थी। वो बड़ी मुश्किल से तैयार हुई थी। मैं उसे शहर के एक बड़े सरकारी अस्पताल में ले गई थी। नाजिया ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, बाजी अभी भी वक्त है, मुझे वापस ले चलें। मैंने चुपचाप पर्ची बनवाई और नाजिया को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने पूछा कि मरीजा को क्या हुआ है, तो मैं बोली, इसको हैजा हो गया है, सारा दिन उल्टियां करती रहती है। डॉक्टर ने चेकअप किया तो मेरी जानिब बड़ी हैरत से देखकर बोली, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मरीजा को हैजा नहीं हुआ, बल्कि ये तो हामला है। मैं तो डॉक्टर की बात सुनकर हत्थे से उखड़ गई थी। मैं बोली, आपको डॉक्टर किसने बना दिया है? आप जैसे नाअहल डॉक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से मरीजों की जान चली जाती है। मेरी बहन नाजिया भी कुंवारी है, फिर मुझे बताएं कि यह हमला कैसे हो गई। डॉक्टर कहने लगी, ये आप मुझसे नहीं अपनी बहन से पूछें, मेरे ख्याल में यही आपको इस बात का बेहतर जवाब दे सकेंगी। मैं चुप कर गई थी। डॉक्टर ने अद्वियात लिख दी, मगर मैंने वो पर्ची नहीं उठाई थी। मैं बोली, मुझे आप जैसी नाअहल डॉक्टर की दवाई अपनी बहन को देनी ही नहीं है। मैं नाजिया का हाथ पकड़कर बाहर आ गई थी। मैं बोली, तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तो पहले ही सुन रखा था कि सरकारी अस्पताल में अनाड़ी डॉक्टर बैठते हैं, बस पैसों की वजह से मजबूर थी, नहीं तो तुम्हें कभी भी इस अस्पताल में न लेकर आती। मेरी बहन चुप थी और उसकी चुप मुझे खटकने लगी थी। अब मुझे डॉक्टर ने एक नया जाविया भी दिखा दिया था। मेरे दिमाग में कुछ खटकने लगा था। अस्पताल में सारा दिन मेरा सैकड़ों हामला औरतों से सामना होता था। मैं पहचान सकती थी कि कौन सी औरत पेट से है और कौन सी नहीं। मुझे अब यही महसूस हो रहा था कि शायद नाजिया सच में हामला है, मगर ये बात नाकाबिले यकीन थी। मैं अपनी तसल्ली की खातिर नाजिया को अपनी डॉक्टर के पास ही ले आई थी। मैंने डॉक्टर शाजिया से कह दिया था कि मेरी बहन का बहुत अच्छी तरह से चेकअप कीजिएगा। उसने हामी भर ली। जैसे ही नाजिया का चेकअप हुआ तो डॉक्टर कहने लगी कि तुम्हारी बहन हामला है। मैंने बेयकीनी से नाजिया की जानिब देखा था। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और बोली, बाजी मुझे बदनाम होने से बचा ले। मैं डॉक्टर शाजिया से बोली, मेरी बहन गैर शादीशुदा है, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, आप हमारी मदद करें। डॉक्टर शाजिया ने भी मुझे अजीब सी नज़रों से देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही झटके में मैं उनकी नज़रों से गिर गई हूं। डॉक्टर कहने लगी, पहले मुझे एक बार तफसीली चेकअप करने दो, फिर बताती हूं कि क्या करना है। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो कहने लगी कि ये बच्चा अब 3 माह का हो चुका है। अब अगर इसको ख़त्म करने की कोशिश की तो माँ की जान को ख़तरा है, इसलिए आप इतना बड़ा कदम मत उठाएं। मैं तो अपना सर दोनों हाथों में गिराकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, नासिया तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं हुआ क्या कि तुम कितना गलत कदम उठाने जा रही हो? तुम एक यतीम लड़की हो। यतीमों पर तो वैसे ही लोग उंगलियां उठाने के लिए तैयार रहते हैं, ऊपर से तुमने इतना बड़ा गुनाह कर लिया। मुझे बताओ कि इस बच्चे का क्या मकाम होगा? तुम इसे क्या नाम दोगी? लोगों से क्या कहकर इसे मुतारिफ करवाओगी? नाजिया तुमने तो हमारे सर में खाक डालती है। नाजिया ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। वो बोली, बाजी मुझे बचा लो, मैं बदनाम नहीं होना चाहती। ये बच्चा खत्म करा दो, बेशक मेरी जान चली जाए, मुझे अपनी परवाह नहीं है, बस मैं इस बोझ के साथ नहीं रहना चाहती। मैं डॉक्टर शाजिया के साथ काम करती थी। जब भी उसने हम दोनों बहनों को इतना वक्त दिया था, उसकी तो आदत थी कि वो मरीज को 10 मिनट में फारिग कर देती थी। मैं बोली, डॉक्टर आप कुछ करें, कोई तो राह निकाले। डॉक्टर ने हम दोनों की जानिब देखा था, फिर बोली, मैं सच कह रही हूं, बच्चे को खत्म करने की कोशिश की तो मां की जान को खतरा है। तुम लोग ऐसा करो कि इस बच्चे को जन्म दे दो, फिर ये बच्चा मैं नाजिया से ले लूंगी। इसके बदले में तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगी। डॉक्टर की बात सुनकर मैं तंग रह गई थी। मैंने नाजिया की तरफ देखा तो वो खामोश हो चुकी थी। मैंने डॉक्टर शाजिया से सौदा कर लिया था और इसमें हमारा ही फायदा था। एक तो नाजिया की बदनामी भी नहीं होती और फिर बच्चा भी महफूज हाथों में चला जाता। हमें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते, जिससे कम से कम नाजिया की शादी तो हो जाती। हम दोनों घर आ गई थी। नाजिया बोली, बाजी तुम्हें मेरे सर की कसम है, अम्मी को इस बात के मुतालिक मत बताना, मैं उनकी नज़रों से गिरना नहीं चाहती। मैंने सर हिला दिया था। घर आए तो अम्मी कहने लगी, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? मैं बोली, अम्मी इसे हैजा हुआ है। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी।
मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। मुझे तो इल्म ही नहीं हुआ था कि मेरी बहन ये सब कर रही है। मैं तो अपनी मुलाजमत में इस कदर उलझी हुई थी कि घर की जानिब कोई ध्यान ही नहीं गया। और फिर मुझे तो यही लग रहा था कि अम्मी ने हर चीज़ पर मुकम्मल तवज्जो दी होगी, मगर शायद ऐसा नहीं था। शाम गए मैं अपने कमरे से निकली थी। नाजिया की नज़रें झुकी हुई थी। वो बहुत पशेमान थी। मैं उसका हाथ थाम कर उसे छत पर ले गई थी। मैं बोली, बताओ नाजिया, तुमने किसके साथ मुकाला किया है और ये गुनाह किसका है? नाजिया रोने लगी और बोली, मैं कुछ नहीं जानती। इस बात पर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं आपे से बाहर हो गई थी। मैंने एक के बाद दीगरे कई थप्पड़ नाजिया के मुंह पर दे मारे थे। मैं बोली, इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि किसका बच्चा तुम्हारी कोख में पल रहा है? मैं अभी तुम्हें अम्मी के रूबरू ले जाऊं ना, तो तुम सारा सच उगल दोगी। मुझे बताओ क्या बात है। मैं सच जानना चाहती हूं। मुझे उस लड़के का नाम बताओ। मैं बात करके देखूंगी। हो सकता है कि वो तुमसे शादी पर रजामंद हो जाए और तुम्हारा बच्चा भी किसी को देना न पड़े। नाजिया मुसलसल रोते जा रही थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। वो बोली, बाजी खुदा गवाह है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, न ही मेरा ताल्लुक किसी लड़के से है। मैं तो सारा सारा दिन घर के कामों में उलझी रहती हूँ। घर से तो निकलती भी नहीं। बेशक आप उनसे पूछ लें। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, इसके पीछे डॉक्टर शाजिया का हाथ है। मैंने गुस्से से भरी निगाह अपनी बहन पर डाली थी और बोली, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। मेरा तजुर्बा बहुत ज्यादा है। मैं सब कुछ जानती हूं। तुम झूठ बोल रही हो। तुम उस लड़के का नाम मुझसे छुपाना चाहती हो। मैं तुम्हारे भले के लिए ही पूछ रही हूं। मैं मुकम्मल राजदारी से उस लड़के से मिलूंगी। उसको बताऊंगी कि तुम हामला हो चुकी हो। उसके पैर पड़ना पड़ा तो पैर भी पकड़ लूंगी, मगर उसे हर हाल में तुमसे शादी करने पर रजामंद कर दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहन ने अपना सर दीवार में मारना शुरू कर दिया था। वो बोली, बाजी मैं सच कह रही हूं, मेरा किसी लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब तुम्हारी डॉक्टर की वजह से हुआ है। मुझे उस वक्त नाजिया पर बहुत तरस आया था। उस बेचारी को क्या पता था कि उसे अपनी गलती का कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं बोली, नाजिया तुम नीचे जाओ, मैं आती हूं। मेरी बात सुनते ही वो नीचे की जाने भागी थी, जबकि मैं उदास सी छत पर खड़ी रह गई थी। मेरी बहन ने जो भी किया था वो गलत किया था, और अब वो दूसरी बड़ी गलती लड़के का नाम ना बताकर कर रही थी। यह अनमुमकिन था कि लड़के ने उसे किसी किस्म की कोई धमकी दी हो। खैर, जो भी था, मेरी बहन ने जो भी किया था वो गलत किया था, और अब वो दूसरी बड़ी गलती लड़के का नाम ना बताकर कर रही थी। यह अनमुमकिन था कि उसे किसी किस्म की कोई धमकी दी हो। खैर, जो भी था, अब मुझे इस सारे मामले को हल करना था, अपने मरे बाप की इज्जत की खातिर और अपनी बहन की जिंदगी की खातिर। मैंने नाजिया को बहुत सख्त ताकीद की थी कि वो अपना बहुत ख्याल रखे, क्योंकि वो कमज़ोर सी थी। इस डिलीवरी के दौरान नाजिया की जान जाने का भी खतरा था। मैं उसके लिए डॉक्टर शाजिया से ताकत की अद्वियात लाती रहती थी और मुमकिन हद तक अपनी बहन का ख्याल भी रखती थी। एक दिन मैं काम से वापस घर गई तो अम्मी कहने लगी, मनाहिल, तुमने कैसी दवाई लाकर दी है नाजिया को? वो तो ठीक ही नहीं हो रही। सारा दिन सुस्त सी पड़ी रहती है, आंखें भी खिंची खिंची सी रहती हैं। मैं आज फटी पड़ी थी। मैं बोली, अम्मी आप किस दुनिया में खोई हुई हैं? आपको कुछ एहसास भी है हम बहनों का? अब्बू के जाने के बाद आपका फर्ज बनता था कि आप बाप और माँ दोनों का फर्ज निभाती, मगर आप तो हमसे लाताल्लुक ही हो गई हैं। या तो सारा दिन सोती रहती हैं या फिर टीवी देखती रहती हैं। अगर आपने नाजिया का ख्याल रखा होता तो आज हमें ये दिन देखना न पड़ता। मेरी बात सुनकर अम्मी की रंगत बदल गई थी। वो कहने लगी, मनाहिल क्या हुआ है नाजिया को? मुझे सच सच बताओ, क्या वो ज्यादा बीमार हो गई है? खुदा न खास्ता उसे कोई संगीन बीमारी तो नहीं हो गई? तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाना, जो सच है मुझे बता दो। शायद मैं जज्बात में आकर अम्मी को सब कुछ बता ही देती, मगर तभी नाजिया कमरे से बाहर आ गई थी। वो अम्मी के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़े और मुझे खामोश रहने का इशारा किया था। मैं ना चाहते हुए भी चुप कर गई थी। मैंने गुस्से से दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ से बंद किया और अपने कमरे में अंधेरा करके लेट गई थी। मैं आने वाले वक्तों से बहुत परेशान थी। यही सोच सोचकर मेरा दिमाग फटता रहता था कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो हम क्या करेंगे। किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। थोड़ी देर बाद ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और नाजिया कमरे में दाखिल हो गई थी। बाजी, मैं जानती हूँ कि मेरा बहुत बड़ा राज है आपके पास। अब आप मुझे यूं ही नखरे दिखाएंगी, मुझे आपसे दबकर रहना पड़ेगा। मगर आप मेरी बात का यकीन करें, मैं बेकसूर हूं।
जिस दिन आपके सामने सारी असलियत आएगी आप बहुत शर्मिंदा होंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि अम्मी को कुछ भी पता न चले। मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूं, फिर आपकी हरकतें मुझे मजीद दुखी कर देती हैं। मुझे यकीन है कि अगर मैं आज बाहर ना आती तो आपने अम्मी को सब कुछ बता देना था, मगर यकीन करें जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे डॉक्टर शाजिया का ही हाथ है। मैं बेकसूर हूं, आप मुझ पर तरस खाएं। क्या मैं आपको काबिल रहम नहीं लगती? जब से सारी बात आपके सामने आई है मैं तो आपसे नजर मिलाने के भी काबिल नहीं रही। अम्मी को कुछ भी पता चला तो मैं मर जाऊंगी। मुझे आज सच में अपनी बहन पर बहुत तरस आ गया था। मैंने उठकर उसे गले से लगा लिया था। मैं आज भी उसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, उसे मौरूद इल्जाम ठहराना चाहती थी, मगर मैं चुप कर गई थी। मैं डॉक्टर शाजिया से भी एक बार इस्तफसार करना चाहती थी कि क्या पता मेरी बहन सच कह रही हो। अगले दिन मैं जब अस्पताल गई तो मैंने बहाने बहाने से डॉक्टर के साथ गुफ्तगू करना शुरू कर दी थी। मैं बोली, डॉक्टर, आप मेरी वालदा से पहले मिल चुकी हैं, क्या आपने कभी मेरी बहन को भी देखा था? मैंने महसूस किया था कि डॉक्टर का चेहरा जर्द पड़ गया था। उसने थूक निकला और बोली, नहीं नहीं, मैं भला तुम्हारी बहन से कैसे मिल सकती हूं, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैं बोली, दरअसल आप तो इतनी बड़ी गायनाकोलॉजिस्ट हैं, इस शोबे में आपका तजुर्बा भी बहुत पुराना है। आप तो उसे देखकर ही पहचान जाती कि उसके साथ क्या मामला पेश आया है। डॉक्टर के चेहरे पर पल भर के लिए इत्मीनान आया था। वो कहने लगी, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर मैंने उसे पहले देख लिया होता तो मैं पहचान जाती। मैं तुम लोगों की कोई मदद कर देती तो तुम लोगों को इस कर्ब से गुजरना न पड़ता। मैंने सर हिला दिया और बाहर आकर खड़ी हो गई थी। मैं बारी के मुताबिक मरीजों को कमरे में भेजने लगी थी। मैं यही सोच रही थी कि शायद नाजिया का सच कभी भी मेरे सामने नहीं आएगा। जो कुछ वो अपने दिल में छुपा कर बैठी है वो हमेशा वहीं दफन हो जाएगा, मगर मैं कहाँ जानती थी खुलकर मेरे सामने आ जाएगा। वक्त पर लगाकर उठ गया था। अब नाजिया की डिलीवरी का वक्त बहुत करीब आ चुका था। डॉक्टर ने उसे 30 मई की तारीख दी थी। मैंने नाजिया का हाथ थाम लिया था। मैं बोली, औरत जब मां बनने वाली होती है ना, तो कुदरती तौर पर उसके दिल में बच्चे की मोहब्बत पैदा हो जाती है। वो अपने बच्चे को चाहने लगती है। तुम बताओ, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है? क्या तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि तुम अपने बच्चे को अपने पास रखो? अगर ऐसा कुछ भी है तो मुझे बता दो। मैं कोशिश करूंगी कि मां और बच्चे में जुदाई ना आए। नाजिया की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, बाजी हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, बस मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। बाजी, जब मैं बच्चे को जन्म दे दूं और किसी कमजोर लम्हे का शिकार हो जाऊं तब आपने मेरी इज्जत बचानी है। आपको अपना दिल सख्त करना पड़ेगा। आप वो बच्चा मुझसे छीनकर डॉक्टर को दे दीजिएगा और पैसे भी ले लेना। मुझे अपना बच्चा फरोख्त करने पर कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। मैंने सर हिला दिया था। अब मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अम्मी को क्या कहना है। अब यह भी नहीं पता था कि नाजिया की डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन के साथ। अगर ऑपरेशन होता तो उसे 3 दिन अस्पताल में रखना पड़ता, और तब मेरे जहन में यही ख्याल आया कि मैं अम्मी से कह दूंगी कि नाजिया के पित्ते का ऑपरेशन हुआ है। उसमें पथरी थी जो कि जानलेवा साबित हो सकती थी, इसलिए यह ऑपरेशन निहायत जरूरी था। खैर, मैंने सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। यह 27 मई की रात की बात है जब मुझे नाजिया की कराहने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो इस कदर तकलीफदेह आवाज़ें निकाल रही थी कि मैं गहरी नींद से बेदार हो गई थी। मैं जल्दी से उठकर नाजिया के पास आई और बोली, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो बोली, बाजी मेरा वक्त आ गया है, कुछ करे मेरे लिए। मैं बेतहाशा घबरा गई थी। रात के 2:30 बज रहे थे। इस वक्त तो डॉक्टर शाजिया कोई भी केस नहीं लेती थी। मैं बेतहाशा घबराई हुई थी, हाथ पैर फूलने लगे थे। तभी एक ख्याल आया। मैंने जल्दी से मोहल्ले की दाई को फोन करके अपने घर बुला लिया था। मैं बोली, मेरे घर एक औरत केस करवाने आई है, आप जल्दी से आ जाएं, मगर मुकम्मल राजदारी से आइएगा, किसी को कानो कान खबर ना हो। दाई मेरी जानने वाली थी, इसीलिए उसने मेरी बात मान ली। घर आकर जब उसने नाजिया को देखा तो दंग रह गई थी। वो बोली, ये क्या है, नाजिया तो कुंवारी थी। मैं बोली, बस इस बात को छोड़ें, आप इसका केस कर दें। हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से डिलीवरी करवाई थी। नाजिया को अल्लाह ने दोबारा जिंदगी दी थी। सुबह हो चुकी थी और नाजिया अपनी बेटी से प्यार कर रही थी। अम्मी को अब तक किसी चीज का इल्म नहीं था। न जाने वो कैसी लापरवाह सी मां थी। जहां तक दाई की बात थी तो मैंने उसे कह दिया था
कि तुम ये राज अपने तक ही महदूद रखना। वो एक अच्छी औरत थी। मुझे उम्मीद थी कि वो किसी से हमारी बात नहीं करेगी। सुबह हुई तो नाजिया ने बच्चा मेरी गोद में डाल दिया और बोली, बाजी, मैं यही समझूंगी कि ये कभी पैदा हुआ ही नहीं। आप ये डॉक्टर को दे दें और याद से पैसे भी ले आइएगा। मैंने सर हिला दिया। बच्चे को अपनी बड़ी सी चादर में छुपाकर मैं अस्पताल ले आई थी। मैंने डॉक्टर शाजिया को वो बच्चा थमा दिया था। डॉक्टर बेइंतहा खुश हो गई थी। उसने फौरन से पैसे मेरे हाथ पर रख दिए। मैं बोली, डॉक्टर साहिबा, मेरी बहन ने आपका नाम लिया है। वो कह रही थी कि ये बच्चा आपकी वजह से इस दुनिया में आया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। थूक निकलकर बोली, मनाहिल, तुम पिछले कई वर्षों से मेरे साथ काम कर रही हो। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, मगर तुम्हारी बहन ने एक ऐसी बात कर दी थी कि मुझे उसकी मदद करना पड़ी। मैं तो डॉक्टर की बात सुनकर कांप ही गई थी। मैं बोली, क्या मतलब है आपका? क्या सच में इस बच्चे की पैदाइश के पीछे आपका हाथ था? मगर ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, मनाहिल, मैं आज के दिन तुम्हें अस्पताल से छुट्टी दे देती हूँ। तुम घर जाओ और अपनी बहन का ख्याल रखो। सारी बात उसी से मालूम कर लेना। मैं उसका राज उसकी इजाजत के बगैर तुम्हें नहीं दे सकती। मैं शिकस्ता कदमों से घर वापस आ गई थी। घर पहुंची तो एक तूफान मेरा मुंतजिर था। अम्मी ने चीख चीख कर पूरा घर सर पर उठा रखा था। उन्हें इस बात का इल्म हो चुका था कि उनकी कंवारी बेटी ने बच्चे को जन्म दिया है। मैं बहुत घबरा गई थी। नाजिया भी रो रही थी। मैंने मामले को संभालने की कोशिश की थी। मैं आगे बढ़ी और बोली, अम्मी गुस्सा मत करें, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती अम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। वो कहने लगी, बकवास बंद करो अपनी। मुझे तुम पर बहुत भरोसा था। उम्मीद थी कि तुम अपना भी ख्याल रखोगी और नाजिया का भी, मगर तुमने तो इस गलत काम में इसका भरपूर साथ दिया है। मैं चुप हो गई और वो पैसे नाजिया के हाथ पर रखकर बोली, ये लो तुम्हारी अमानत। नाजिया ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया और बोली, बाजी, ये आपके हैं। इन पैसों से हम आपकी शादी करेंगे। मुझे इल्म है कि आप भी अपना घर बसाना चाहती हैं, मगर अम्मी का तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। शादी के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैंने पैसों को बंदोबस्त कर दिया है। मैं बोली, तुम क्या कहना चाह रही हो नाजिया? मुझे सारी बात खुलकर बताओ। नाजिया बोली, बाजी, एक दिन मैं अम्मी के साथ आपके अस्पताल गई थी। मैंने वहां एक औरत को औलाद के लिए रोते हुए देखा था। वो फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी कि डॉक्टर, आप किसी औरत का बंदोबस्त कर दें जो मेरे शौहर से निकाह करके मुझे औलाद दे सके। मैं उसे मुंह मांगी रकम दूंगी। तब बाजी मुझे आपका ख्याल आया था। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं इस औरत के शौहर से निकाह करके बच्चा पैदा करूंगी। डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया और बोली कि तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी। मनाहिल बहुत नाराज होगी ये सब सुनकर। तब मैंने कहा कि मैं बाजी की शादी के लिए पैसों का इंतजाम कर रही हूं, आप मेरा उस शख्स से निकाह करवा दें। डॉक्टर ने मेरी मुलाकात उस जोड़े से करवा दी थी और फिर हमारा निकाह हो गया और महज 2 मुलाकातों के बाद ही मैं हामला हो गई। मैंने गुनाह नहीं, निकाह किया था। नाजिया की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी छोटी बहन तो बहुत ही हसास थी। वो मेरा कितना ख्याल कर रही थी। वो तो अम्मी से ज्यादा मेरे लिए सोच रही थी। मैं बोली, नाजिया, तुमने ये क्या कर दिया? मुझसे मशवरा तो कर लिया होता। मैं नाजिया की मुस्तकबिल के लिए बहुत परेशान हो चुकी थी, मगर फिर यूं हुआ कि नाजिया को उसके शौहर ने तलाक दे दी थी। नाजिया की सौतन उससे बहुत खुश थी कि उसे औलाद मिल गई थी, इसीलिए उसने नाजिया के लिए एक बहुत ही मुनासिब रिश्ता ढूंढ दिया था। नाजिया की शादी हो चुकी है, वो अपने घर में खुश है और नाजिया ने ही मेरे लिए रिश्ता ढूंढा और आज मैं भी रुखसत होकर अपने शौहर के घर जा रही हूँ। जिंदगी अच्छी लगने लगी है। अम्मी भी बहुत खुश हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।